हीट शॉक? जी हाँ, नहीं, मैं वो हीट शॉक की बात बिल्कुल नहीं कर रही जो हम इंसानों को बहुत गर्मी के मौसम में लगता है और जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ हीट शॉक इन आइसक्रीम्स की। जी हाँ, सही सुना आपने, आइसक्रीम्स को भी हीट शॉक लगता है। नमस्कार, मेरा नाम नीरा पांडे है और मैं फ्रूट फ्रेंजी स्कूल ऑफ फ्रोजन डिलाइट्स की फाउंडर हूँ। मैं एक आइसक्रीम प्रेन्योर हूँ और फ्रूट फ्रेंजी स्कूल ऑफ फ्रोजन डिलाइट्स के तहत मैं उन एस्पायरिंग आइसक्रीम प्रेन्योर्स की मदद करती हूँ, उनको कोचिंग देती हूँ जो अपना खुद का आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट शॉक इन आइसक्रीम्स की। बेसिकली हीट शॉक एक वो प्रोसेस है जो जब एक कोल्ड या फ्रोज़न प्रोडक्ट एक दूसरे प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आता है और उस दूसरे प्रोडक्ट का टेम्परेचर इस फ्रोज़न प्रोडक्ट के टेम्परेचर के आसपास नहीं है तो इस कोल्ड और फ्रोज़न प्रोडक्ट को हीट शॉक लगता है। अगर सपोजिंग मैं एक आइसक्रीम बना रही हूँ और बैच फ्रीज़र से मैं अपनी आइसक्रीम निकाल रही हूँ, राइट। अब वो जो आइसक्रीम है वो फर्म आइसक्रीम है और उसका टेम्परेचर यूजुअली -9 डिग्री से लेकर मे बी -12-13 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है उसका। अब मैं उसको कलेक्ट करने के लिए एक कंटेनर ला रही हूँ। ये कंटेनर मेरी फैक्ट्री में या मेरे शेल्फ पे पड़ा हुआ है और वहाँ का रूम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही वो -9 डिग्री सेल्सियस की आइसक्रीम कांटेक्ट में आएगी इस 35 डिग्री सेल्सियस के कंटेनर के, तो जो लेयर ऑफ आइसक्रीम इस कंटेनर की वॉल्स को टच करेगी और जो लेयर ऑफ आइसक्रीम इस कंटेनर के बेस को टच करेगी उसमें एक हीट एक्सचेंज का प्रोसेस स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन, और ये आइसक्रीम की लेयर्स अब मेल्ट करने लगेंगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने आइसक्रीम को कलेक्ट करते हैं तो जिस कंटेनर में आप अपने आइसक्रीम को कलेक्ट कर रहे हैं वो कंटेनर या तो फ्रीज हो या तो फिर एटलीस्ट चिल्ड हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत आपको अपनी आइसक्रीम की क्वालिटी को नुकसान पहुंचाकर चुकानी पड़ेगी, राइट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो हम सब जानते हैं कि आइसक्रीम का जो टेक्सचर होता है वो फाइन आइस क्रिस्टल्स और एयर पॉकेट्स के मिलने के कारण होता है। बैच फ्रीज़र में जब हम आइसक्रीम बनाते हैं तो उसमें वो एयर से मिलता है और उस आइसक्रीम का रैपिडली जो लिक्विड हमने डाला है उसका रैपिडली फ्रीजिंग होता है, तो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और थ्रू आउट द आइसक्रीम ये एयर पॉकेट्स और आइस क्रिस्टल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब जब आइस को हीट शॉक लगता है तो ये जो फाइन आइस क्रिस्टल्स हैं ये मेल्ट होने लगते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स मेल्ट हो जाते हैं और फिर आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हम इसको बाद में फिर से स्टोर करेंगे फ्रीज़र में तो ये फिर फ्रीज़ हो जाएंगे। ये फ्रीज़ तो हो जाएंगे लेकिन अब की बार जब आइस क्रिस्टल्स बनेंगे तो वो बड़े साइज़ के बनेंगे और एयर पॉकेट्स इसमें बने थे वो एयर पॉकेट भी डिसरप्ट हो चुके होंगे। तो अब जो आइस क्रिस्टल्स बड़े बनेंगे प्लस विदाउट एयर पॉकेट्स ये जो आइसक्रीम है ये आपको ग्रेनी और आइसी टेस्ट करने लगेगी। इसकी क्वालिटी कभी भी वैसी नहीं हो पाएगी जैसी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे थी। इसलिए ये हीट शॉक एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और ये सिर्फ कंटेनर्स के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है बल्कि उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि आपके आइसक्रीम के कांटेक्ट में आएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप आइसक्रीम में कैंडीज़ डाल रहे हैं या आप आइसक्रीम में ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं या आप आइसक्रीम में कुकीज़ डाल रहे हैं या फिर आप कुकी डो डाल रहे हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी आप आइसक्रीम के अंदर डालेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स या तो फ्रोज़न होने चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट चिल्ड होने चाहिए आइसक्रीम में डालने से पहले। अगर नहीं होगा तो वो आइसक्रीम में हीट शॉक क्रिएट करेंगे जिसके कारण आइसक्रीम मेल्ट होगी और आपकी आइसक्रीम रीफ्रीज होने पे आपको एक आइसी टेक्सचर देगी, एक ग्रेनी टेक्सचर देगी। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम फ्रीज़ नहीं कर सकते या हम चिल नहीं कर सकते, जैसे अगर आप वेरीगेट रिबन्स बना रहे हैं अपनी आइसक्रीम में वेरीगेट रिबन्स डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको चिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर वो चिल हो जाएगा तो वो स्क्वीज़र से रिबन स्क्वीज़ होके नहीं आएंगे। बट फिर भी ओवरऑल आपके लिए ये प्रोसेस हीट शॉक जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी आइसक्रीम्स को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। This was all about heat shock in ice creams. Quick tips to end this video is कि आप जो भी प्रोडक्ट अपनी आइसक्रीम के
कांटेक्ट में ला रहे हैं, चाहे वो कंटेनर्स हों आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए, चाहे वो दूसरे प्रोडक्ट्स हों जो आइसक्रीम का टेस्ट और फ्लेवर एनहांस करते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, कैंडीज़, कुकीज़, कुकी डो एट्सेट्रा, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स या तो फ्रोज़न होने चाहिए, नहीं तो बेयर मिनिमम एटलीस्ट वो चिल्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर वो चिल्ड नहीं होंगे तो वो आपकी आइसक्रीम को हीट शॉक देंगे, और जब आइसक्रीम को हीट शॉक लगेगा तो वो रीफ्रीज होने पे उस आइसक्रीम की क्वालिटी बिल्कुल इम्पैक्ट होगी और उस आइसक्रीम की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। आशा करती हूँ ये प्रिंसिपल आप अपने आइसक्रीम बिजनेस में ज़रूर ध्यान रखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। ऐसे ही और वीडियोज़ जानने के लिए देखते रहिए ये चैनल और फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आइसक्रीम बनाते रहिए और अच्छी अच्छी आइसक्रीम खिलाते रहिए।